नमस्कार। नमस्कार सर, विजय। नमस्कार। नमस्कार विजय भाऊ। बाबा महाकाल की नगरी से आज हमारे साथ में है ज्येष्ठ समाज बंधु आदरणीय श्री भास्कर भागवत सर। भास्कर भागवत सर, वैसे तो आपका परिचय और मेरा परिचय वैसे कुछ 1-2 साल पहले उज्जैन में हुआ था। जी हाँ। वैसे मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा कि मेरी जो धर्म पत्नी है और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की जो प्रमुख विश्वस्त है सौ निशा जी, ये उज्जैन से बिलोंग करती है। उनका मैका उज्जैन से है और आप उसी उज्जैन शहर के रहवासी है। साड़ी समाज के समाज सेवा में आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। वैसे आपका परिचय तो मुलाकात में तो होता ही रहेगा, हम भी करवा देंगे निश्चित रूप से। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि द किंग ऑफ शूटिंग बॉल ऐसा कहा जाता है आपको भास्कर भागवत सर। जी, द किंग ऑफ शूटिंग बॉल। वैसे तो मैंने देखा कि शूटिंग बॉल के दरमियान राजीव गांधी सर ने भी आपका, राजीव गांधी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भी आपकी काफी सराहना की है। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सेंट्रल के बहुत सारे मंत्री, इन्होंने भी आपकी बहुत सारी सराहना की है। मुझे बहुत अच्छा याद है कि हमारे महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजित दादा पवार साहब, तो उन्होंने भी आपकी काफी सराहना की है। मतलब शूटिंग बॉल में भारत का नेतृत्व करने में आपका बहुत ही योगदान रहा है। वैसे तो ये खेल हमने कभी खेला नहीं है शायद, लेकिन आपके इस माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये खेल क्या है और इस खेल के साथ साथ में आप साड़ी समाज के लिए कैसा योगदान देते हैं, ये पूरा मुलाकात में हम आपसे जरूर जानेंगे। भास्कर भागवत सर, पहले तो मैं आपको मेरी टीम का परिचय करवा देना चाहूंगा जी। आज आपकी मुलाकात लेने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर अपर्णा निमकर। अपर्णा प्लीज। हाँ, डॉक्टर अपर्णा निमकर ये साइकोथेरेपिस्ट है और आकाशवाणी और दूरदर्शन पे काफी इनके प्रोग्राम आए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीच के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जी। ये आपकी मुलाकात लेंगे आज। दूसरी मुलाकात लेने के लिए हमारी समाज की और एक निवेदिका है जिनका नाम है सौ श्रद्धा संजीव साड़ी। ये ठाणे जिला से बदलापुर से, मतलब ठाणे सबर में बदलापुर नाम का एक शहर है। नाम सुना है। आप जानते हैं। हाँ, जानता हूँ। वो श्रद्धा जी है, वो बदलापुर से बिलोंग करती है। समाज सेवा में काफी इनका परिवार रुचि रखता है और काफी साहित्यिक है। ये कविता बहुत ही अच्छी लिखती है। ये भी आज आपकी मुलाकात में सहभागी होगी, आपकी मुलाकात लेंगी। और तीसरे हमारे जो महनीय व्यक्तिमत्व है उनका नाम है श्री राजेश तांबड़े जी। राजेश तांबड़े जी ये नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में काम करते हैं। लेकिन इनकी अलग सी पहचान ये है कि ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ग्रैंड एंकर है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का अगर कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो तो ये इनके बिना ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, इनके बिना ये संपन्न नहीं होता है प्रोग्राम। राजेश तांबड़े जी जो है वो वॉइस ऑफ कल्चर नाम का इनका एक उपक्रम चलाते हैं और कैसे बोलना, कहाँ बोलना, किस तरह से बात करना, किस तरह से अपना स्पीच देना, ये सब ये बच्चों को, युवकों को सिखाते हैं। तो ये 3 महनीय व्यक्ति आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी मुलाकात लेने के लिए आए हैं। मैं विजय वक्ते, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का फाउंडर, अपनी पत्नी सौ निशा विजय वक्ते जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की प्रमुख विश्वस्त है, उनकी तरफ से, संपूर्ण विश्वस्त मंडल की तरफ से और पूरे विश्व भर में जो जितना भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन फैला हुआ है, सभी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आगे आप मुझसे कुछ पूछें, उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को आपने जो लॉन्च किया है वो निश्चय ही हमारे समाज के लिए बड़ी
धरोहर है, महाकाल की नगरी का जीवन साथी है। मैं भी इस यहाँ पर पढ़ा लिखा हूँ और आजकल मैं यहीं पे रह रहा हूँ। जिस हिसाब से आपने जो बीड़ा उठाया है, ये पूरी दुनिया में और पूरे भारतवर्ष में अपने समाज के लिए एक नया इतिहास लिखा है। आप रहें या न रहें, मगर ये कदम हमेशा साड़ी समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप दोनों के लिए महाकाल बाबा का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद। निश्चित ही आप आने वाला समय आपका और इस प्रोग्राम को वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को चलाने के लिए ये निरंतर आप प्रयास करते रहें और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को महसूस करे कि विजय वक्ता ये कोई शख्सियत थी हमारे समाज की जिसने पूरी दुनिया में हमारे समाज का नाम किया, रोशन किया। और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें और ये भी आशा करता हूं कि महाकाल बाबा की वजह से आप पूरी दुनिया में छाएं। हमारे समाज के लिए जो आप कर रहे हैं वो निश्चित ही नया इतिहास आपने जो लिखा है उसके लिए हृदय से और आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई। भास्कर भागवत सर, मैं थोड़ा छोटी मुंह बड़ी बात करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो हमने प्रयास शुरू किया है ये निश्चित रूप से हम पूर्ण करेंगे। और इसकी वजह यह है कि ये जो प्रेरणा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की है मेरे पत्नी की है, सो निशा जी जी और जी। निशा जी है वो उज्जैन से। तो मैं ये कहूंगा कि बाबा महाकालेश्वर ने निशा के रूप में मुझे एक प्रसादी दिया है जी। और मतलब निशा जी जैसा एक बहुत ही बड़ा व्यक्तिमत्व मेरे झोली में डाल दिया है। तो निश्चित रूप से बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ में बना रहेगा, हमारे सर के ऊपर बना रहेगा। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि साड़ी समाज की जो पहचान है वो पूरे विश्व भर में सभी जाति धर्मों में हो, हर एक व्यक्ति के मुंह में साड़ी समाज का नाम हो। और मैं ये भी चाहूंगा कि साड़ी समाज में जितनी भी आज महनीय व्यक्तियां हैं उनको सभी को हम ये WSF का प्लेटफॉर्म देके सभी का परिचय सारे विश्व को हम निश्चित रूप से करवा देंगे। सर पुनः आपका स्वागत। राजेश जी नमस्कार। एक बात कहना चाहूंगा मैं आपके लिए और आपके सहयोगियों के लिए कि मेरे पत्थर के तराशने पर बुद्ध भी खुदा बनते हैं। यह आपके लिए विशेषकर है विजय भाऊ कि मेरे पत्थर के तराशने पर बुद्ध खुदा बनते हैं। घर में इंसान को तराश दूं तो खुदा जाने वो क्या बने। धन्यवाद। क्या बात है भास्कर जी, बहुत ही बढ़िया। पहले तो हम सभी बहुत ही स्वाभिमान फील कर रहे हैं कि आज आप WSF के SF मंच पर है। और फिर से एक बार WSF के इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और भास्कर जी, मुलाकात को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे आपका जन्मस्थल, परिवार, आप कहाँ आपका बचपन गया, ये सब जानना चाहेंगे। जिस हिसाब से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की वजह से आज हम और आप आमने सामने हैं, हमारे समाज में मेरे पिताजी है डॉक्टर शंकर राव भागवत, जो 1932 में LMP, मतलब उस टाइम में MBBS नहीं था, LMP था, लाइसेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये अपने समाज के पहले डॉक्टर थे साड़ी समाज के। ओके। और उसके बाद इनका पहला अपॉइंटमेंट हुआ ग्वालियर स्टेट में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो 1932 में बाबूजी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी पास की और ग्वालियर स्टेट में राजपूत और मराठे लोगों को ही जो है अपॉइंटमेंट हुआ करते थे। उसके बाद और मैं 2 भाई और 2 बहनों के बाद सबसे छोटा हूँ। और पिताजी पहलवानी का शौक किया करते थे। मेरा जन्म, हमारे पूरे परिवार का जन्म जो है चंबल की भीड़ों में हुआ और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पिताजी भी पहलवानी किया करते थे। उस जमाने में इतना एडवांस नहीं था इंडिया जो आज की तारीख में है, मगर पहलवानी के शौक में उनने, और बाबा महाकाल का उनका बहुत विशेष स्नेह और आशीर्वाद था। बड़े भाई साहब भी शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और मेरी एक बहन है अमेरिका में, विमल भोपाले, वो 66 से हम कैलिफोर्निया में है। और डॉक्टर अरविंद भोपाले जो मेरे बड़े जीजाजी हैं, वो तो शांत हो गए अभी। और उनका विशेषकर मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद रहा है। और उनकी फैमिली भी अपने समाज के
कार्यों को और उसके मतलब एजुकेशन के हिसाब से आप देखें तो मेरी दीदी सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में मैनेजर रही हैं, अब रिटायर हो गई हैं। उनका बेटा इमरजेंसी में एमडी डॉक्टर है, जो कैलिफोर्निया में बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज हैं। और उनकी बेटी एप्पल में वर्ल्ड डायरेक्टर थी फाइनेंस की, जो अभी ये बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए अभी उन्हें नौकरी नहीं कर रही, बट पूरे एप्पल में वर्ल्ड के मतलब मिनटों में इधर की उधर करोड़ों डॉलर जो है कैसे करना है पूरा उसका वो उसकी होती। तो कहने का मतलब यह कि मेरे भाई साहब, मेरे मामा संपत राव पाटनकर, विजय बहू जानते हैं उनको भी, उन्होंने भी समाज की बड़ी सेवा की है, वो देवास डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष रहे हैं। इन लोगों के आशीर्वाद से, इनके खेलने, इनके प्रेरणा से मैं जो है आगे बढ़ा। और मुझे गर्व है कि मेरे बुजुर्ग लोग जिनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, और समाज का भी क्या आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है। मगर यह बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं साड़ी समाज से हूं, और जो मैंने अपने मेहनत से, लगन से इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, ये शायद महाकाल बाबा के और मेरे माता पिता के कर्मों की वजह से आज मैं इस मुकाम पर। बहुत बढ़िया सर जी, हम सभी को भी गर्व है कि आप साली समाज से हैं। तो आगे चलते हैं, आगे मुलाकात को बढ़ाते हैं और शूटिंग बॉल के ग्राउंड भागवत पर सर, ही। मेरा आपको एक सवाल है कि जी, मतलब आप उज्जैन में कितने दिन से हैं? उज्जैन में मैं अभी 4-5 साल से आया हूँ। तो पहले कहाँ रहते थे फिर आप? पहले मेरा एजुकेशन देवास में हुआ, उज्जैन में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की जितनी भी कंसर्न है, टाटा, बिरला, जेके, श्री सिंथेटिक्स, एजुकेशन, इसमें मैंने जॉब किया। और आखिरी में यह हुआ कि मैं स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में मतलब मंत्रालय में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरी मिसेज भी इसी डिपार्टमेंट में थी, साथी थे हम दोनों। तो 40 साल से मैं भोपाल में था। मेरा बेटा वहीं पर है भोपाल, वो मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरे बेटे की। सबसे छोटा बेटा है, और एक बेटी मेरी लेक्चरर है महू में, और एक दूसरी बेटी मेरी इंदौर में। क्या बात। तो महू मतलब ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिनका जन्म महू में हुआ था, वही महू की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप उज्जैन में अभी 4-5 साल पहले ही आ गए हैं? हाँ, 40 साल 40 साल तो आपने भोपाल में निकाल दिए, और भोपाल 40 साल तो भोपाल में निकाल दिए आपने। ओके, और 4-5 साल से आप उज्जैन में आए हो, है ना? हाँ। उज्जैन में आने का कोई खास कारण है जी क्या? हाँ, उज्जैन में मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, वसंत राव भागवत, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक मुझे पढ़ाया अपने साथ रह के। ओके ओके ओके। और मेरी बड़ी बहन कमला देवी गाड़विया भी 4-5 महीने पहले उनका शांत हो गई, वो यहाँ पर रहती हैं। मेरी भतीजी भी यहीं रहती है, मेरा एजुकेशन भी यहीं रहा हुआ है। तो महाकाल की नगरी में जब आप इतना मानते हो, तो हम जैसे लोग तो महाकाल की बाबा की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। आखिरी वक्त जो है जिंदगी का यहीं गुजारे हैं। क्या बात। या सर, नक्की या। चलो आगे बढ़ाते हैं। भास्कर सर जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अभिमान है हमें आप पर कि आपने इस अजूबे खेल में अपना नाम इतना ऊंचा किया है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जो शूटिंग बॉल, इस खेल में आपने जो अपना यश संपादन किया है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस ओर जाने का क्या कारण है? देखिए कि मैं बेसिकली इंडायरेक्ट ओलंपिक गेम है, इंडायरेक्ट का आपने नाम सुना होगा, वॉलीबॉल का, उसका खिलाड़ी रहा हूं मैं। बचपन में हाई जंप, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन का जूनियर का खिलाड़ी रहा हूं मैं। और उसके बाद उज्जैन में जब मैं पढ़ता था, 68-69 की बात है, उस वक्त जो है मैं शूटिंग बार, मेरे दोनों हाथों से शॉट मारना पड़ता है, शूट, इसमें आया मैं। आने के बाद जो है 75 से लेके 92 तक मैं स्टेट के रिप्रेजेंट करता रहा। और उसके अंदर मध्य प्रदेश ने 8 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है, और 4 बार महिला वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। और मेरे नेतृत्व, मेरे मार्गदर्शन में करीब 10 लड़के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं,
भारत का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और लड़कियों और लड़कों को मतलब जिस हिसाब से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी अवार्ड मिलता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स में, खेल में जो है विक्रम अवार्ड मिलता है। इसमें मध्य प्रदेश में 7 खिलाड़ियों को, मतलब 2 लड़कों को पुरुष में और 5 लड़कियों को विक्रम पुरस्कार मिला है। और ये एक ऐसा रूल भी है शासन का कि यदि पुरस्कार मिला आपको तो वो उनको नौकरी भी शासन देता है। और इस तरह से जो है ये उपलब्धियां हैं और खेल के प्रति जो समर्पण है और जो बच्चे आज मार्गदर्शन देते हैं अपन, तो वो सुनते भी हैं और करते भी हैं। आज की तारीख में ही मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा नाम है शूटिंग बाल में। आने वाला समय निश्चित ही जो है प्रदेश को गौरवान्वित करेगा भारत के नक्शे में, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नहीं, इसकी शुरुआत आपने बचपन में साधारण कौन से साल में की? इस खेल की ओर जाने का आपका कौन सा साल रहा? ये मैंने शूटिंग बाल 68 से खेलना चालू किया। मैं उस टाइम में इंडायरेक्ट में भी विक्रम यूनिवर्सिटी में 4 साल खेला, विक्रम यूनिवर्सिटी का कप्तान रहा और कंबाइंड यूनिवर्सिटी में इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ मेरा। इटली टीम जाना थी, हमारे फाइनेंस की वजह से नहीं गई। तो वो 68 के बाद मैं कंटिन्यू शूटिंग बाल खेलता रहा। और एक बात बता दूं आपको, जैसा ये है कि शूटिंग बाल खेल में एक राउंड हैंड सर्विस होती है, ये मेरी वजह से पूरे इंडिया में बन रही। फिर एक गेंद को नेट में मार के उठाना और फिर स्मैश करना, ये भी मेरी वजह से बन रही। और तीसरी बात है कि गेंद नेट पे मार कर उठाना, फिर दोनों हाथों जंप मारना, ये भी मेरी वजह से इंडिया बन हुआ। अभी मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ही कटेंगे। 18 मिनट में पाकिस्तान टीम को मैंने बाहर किया। देश की और अपने समाज के लिए भी बड़ी गौरवान्वित वाली बात है। भास्कर सर, मतलब हम जानना चाहेंगे कि इंडिया में सब जगह क्रिकेट का बोलबाला है, फिर भी आपने शूटिंग बॉल क्यों मतलब चुना? देखिए, इस वक्त मेरी 72 की एज है। अब आप अंदाज लगा दी कि जब मैं पीक पे था उस टाइम क्रिकेट बहुत नहीं के बराबर खेला जाता था। इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। और ये परिवार का भी झुकाव रहता कि बच्चा अपना किस खेल में जाना चाहता है, किसमें खेलना चाहता है, किसमें नाम कमाना चाहता है। और ये तो मतलब गॉड गिफ्ट है। आप कहें कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाएं तो आप नहीं बन सकते। ये पैदाइशी गुण होता है, माँ बाप का आशीर्वाद, उनका जो एक जीन्स होते हैं। तो हमारे परिवार में ये जीन्स थे, पिताजी में भी थे, बड़े भाई साहब में भी थे और मुझ में भी। ओके। तो आशा करते हैं इस मुलाकात से बहुत सारे युवा प्रेरित होकर शूटिंग बॉल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी भास्कर जी, नमस्ते। नमस्कार। आपने बहुत इस खेल के बारे में काफी कुछ बताया है। आपने ये भी बताया कि उस जमाने में क्रिकेट वगैरह इतना फेमस नहीं था। जी। आज के दौर पर लेकिन क्रिकेट और काफी सारे ऐसे खेल फेमस है बच्चों में कि उनको इस खेल से काफी बच्चे दूर है, उनको इनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके रूल क्या है, फुटबॉल के रूल्स क्या है, सबको पता है। लेकिन प्रेक्षकों की दर्शकों की तरफ से मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस खेल के बारे में क्या नियम है और इसको कैसे खेला जाता है। देखिए, एक बार बहुत क्लियर बता दूं कि आज जो क्रिकेट का क्रेज है वो पूरा टीवी पे आता है। फुटबॉल का क्रेज है वो भी पूरा टीवी पे आता है। इवन जो अपना गांव का राष्ट्रीय खेल था कबड्डी, वो भी पूरा आता है। तो सबसे बड़ी मतलब तकलीफ की बात ये कि ये शूटिंग बॉल गांव का, ग्रामीण क्षेत्रों का खेल है। ये गांव से उठाए, नेट 2 खंबे गाड़े, आपने नेट बांधा और गेम चालू। ये आपको बता दूं, यदि आप कलवा में हर साल 31 नए महाराष्ट्र डे एक टूर्नामेंट होता है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मनोरमा सालवी, जो थाना नगर निगम के महापौर भी रहे हैं।
और वो महाराष्ट्र शूटिंग बॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वो हर साल मतलब मैं 40 साल से वो टूर्नामेंट होता है वहां पर कंटिन्यू। तो कहने का मतलब ये कि पब्लिसिटी मस्ट है, पब्लिसिटी। और दूसरी बात क्या कि शूटिंग बॉल में फेडरेशन, दो फेडरेशन है। एक आपको बड़ी पीड़ा के साथ बताना पड़ रहा है कि बीच में गवर्नमेंट उसको मान्यता दे देती, फिर झगड़े होते हैं, फिर कोर्ट में केस चला जाता है, तो फिर मान्यता मिल जाती, सारी फैसिलिटी मिलने लग जाती। इसकी वजह से 40 साल से ये कोर्ट में ही चल रहा है अभी। तो वो एक बड़ी परेशानी है इस खेल के लिए। जब तक आपको मीडिया का सहारा नहीं मिले, आपको जैसे प्री लीग चल रही, कबड्डी की चल रही है, वॉलीबॉल की चालू हो गई है, आपने देखा होगा टीवी पे। तो ये भी हम चाहते हैं कि शूटिंग बॉल में आना चाहिए। और ये कभी आएगा जब तक, अभी आपको ये भी बता दूं कि 1910 में एक केस लगाया था, एक दिलीप मेहरा करके हैं, बड़े वकील हैं दिल्ली के। उन्होंने केस लगाया था कि जितने सारे हिंदुस्तान के फेडरेशन है बड़े अनियमित है, बड़ी दुर्दशा कर रखी है, आर्थिक रूप से बड़े घपले हैं। तो 52 खेलों पे आज की तारीख तक फेडरेशनों पे मान्यता खत्म कर दी है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन। तो ऐसे झगड़े और ऐसे जो है आप देखेंगे बड़े बड़े पदाधिकारी फेडरेशनों के, मतलब 15 फेडरेशन ऐसी, इसके अंदर 2-2 फेडरेशन। तो इसमें खेल का कहाँ से उत्थान हो पाएगा? उत्थान तो तभी होगा जब, जैसा हम गर्व के साथ कहते हैं कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन एक ही है। जब तक एक नहीं रहेगा, आपकी एकता नहीं रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि भाई एक वन मैन शो है, तो यदि खिलाड़ी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा फाउंडेशन है, बहुत बड़ी बात। फेडरेशन जहाँ 15-15 गेमों के अलग अलग, हॉकी में देखें आप, वॉलीबॉल में देखें आप, अरे बड़ा मतलब पूरा हिंदुस्तान, मतलब इसलिए तो प्रोग्रेस नहीं कि इतना एक मतलब इतनी बड़ी जनरेशन में होने के बाद हम मतलब गिनती के मेडल लेके आते हैं ओलंपिक। बड़ी शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारी नई जनरेशन के लिए और हमारे लिए भी, कि हम खेले कूदे सब कुछ करने के बाद भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां हमको पहुंचना है। और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेंगे, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, भारत सरकार को इसके लिए अलग तो बजट पेश करना पड़ेगा कि आने वाली, अभी से बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार इस खेलों के लिए बहुत कुछ दे रही है, मगर चलाने वाले मतलब आप मतलब ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, पैसा फॉरेन टूर जाते हैं। आपको एक किस्सा बताता हूँ, यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। कपिल देव ने हरियाणा इलेक्शन में खड़े हुए थे, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर, बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, और वहां पे इलेक्शन में जो है बिंद्राज जी ने वहां पे मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब हार गए कपिल देव। जो इतना बड़ा खिलाड़ी मतलब आपके फेडरेशन में नहीं है, स्टेट एसोसिएशन में नहीं है, तो आप मतलब क्या उम्मीद करते हो आप भारत से? पीटी उषा देख लीजिए, सुनील गावस्कर देख लीजिए, विराट कोहली देख लीजिए। आने वाले टाइमिंग, मैंने तो वो वक्त भी देखा है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं जिसने मेरे कंधे पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल इस बात का आता है कि खेल और खिलाड़ी के लिए बड़ा स्वच्छ वातावरण चाहिए, और जो जिनका कंट्रीब्यूशन है इस खेल के अंदर, भारत के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, उनको यदि आप फेडरेशन में और स्टेट एसोसिएशन में नहीं लेंगे तो फिर किसको लेंगे आप? ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, हर गेम में वो कुछ आते ही नहीं। हमारा खास आदमी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का वो बना हुआ है। तो भाई ये प्रवृत्ति जब तक आप नहीं हटाओगे, बहुत सच पारदर्शिता जब तक आप पास नहीं आएगी, तो आप मतलब खेलों का विकास तो आप भूल जाइए। सर आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल एक ही है क्या? ये दोनों में फर्क है? शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल अलग अलग डिफरेंट गेम। वॉलीबॉल ओलंपिक क्या फर्क है दोनों में? मतलब बहुत बहुत फर्क है। वॉलीबॉल में मतलब अंडर हैंड से लेके गेंद पासिंग तक जाती है। आपने वॉलीबॉल देखी है? आपने वॉलीबॉल गेम देखा है? देखिए ना। हाँ, तो राइट और लेफ्ट में वहां से सर्विस करता है, वो अंडर हैंड से उठाता है और पासिंग जो नेट पे रहता है पास बना के खड़ी करता है गेंद को और वो स्मैश करता है। ये है वॉलीबॉल, ये ओलंपिक गेम्स। और शूटिंग बॉल
शूटिंग बार मतलब सर्विस करता, सामने वाला खिलाड़ी टीम करती है और इधर से दोनों हाथ से शूट करना पड़ता है, नो Okay. लूज शूटिंग, इसको हम्म। शूटिंग बार कहते हैं। इसमें 7 Okay. खिलाड़ी खेलते हैं, 8 फीट 2 इंच का नेट होता है, 32 बाई 32 का ग्राउंड होता है। और ये खेल बेसिकली आप देखें तो ये खेल ग्रामीण क्षेत्र से लेकर आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खेला जाता है, मगर इसका विकास इसीलिए नहीं हुआ है कि भाई मतलब फेडरेशन के झगड़े इतने ज्यादा हैं, स्टेट के झगड़े इतने ज्यादा हैं कि इसमें हमारे टाइम में इतने झगड़े थे तो हमारे खिलाड़ियों के विकास के लिए हम मतलब जो हिंदुस्तान के अध्यक्ष हुआ करते थे बड़े एग्रेसिव थे, सबको साथ में रख के मतलब आगे बढ़ते थे। बहुत ही बढ़िया सर जी। आगे बढ़ते हैं। आपने 1978, 1980, 1984, 1992 में भारत का नेतृत्व किया है, तो आपके नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन कैसे था? देखिए साहब, ये 80-82 में पाकिस्तान कराची टीम जा रही थी, सब इकट्ठे भी हो गए थे वहां पर दिल्ली में, उसके बाद कराची टीम गई नहीं। 80 में पाकिस्तान की टीम आई, उसमें मैं कप्तान था और वो बड़ी सुहानी यादें हैं उसकी। और इसमें हमारी इंडिया की टीम ने पाकिस्तान टीम को हराया था, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। और उसका 82 में नेपाल हम लोग गए थे, वहां पर भी इंडिया टीम जीती थी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया की तरफ से हम लोग गए थे और हमको नेपाल गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमको बुलाया था वहां पर। और उसके बाद जो है 92 में पाकिस्तान की टीम फिर यहाँ इंडिया में आई थी, उनके टेस्ट मैचेस हुए थे, इसमें भी इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ था और हम लोगों ने इसमें विजयश्री प्राप्त की थी। तो इसमें भी टेस्ट मैच और वनडे ऐसे कुछ मैच होते हैं? हाँ, वनडे मतलब वनडे मैचेस हुए थे, ऑल इंडिया मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हुआ था और वनडे भी हुआ। ओके, तो जैसे स्टेडियम क्रिकेट के मैच में सब मतलब पब्लिक चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया इंडिया, ऐसे शूटिंग बॉल के वक्त भी सब स्टेडियम भरा हुआ होता है? पूरा मतलब मतलब आप 20,000 लोग रहते हैं इसमें। ओके, और जब टीमें बाहर की आती है इंटरनेशनल का जैसा क्रिकेट का जो क्रेज है वैसा ही शूटिंग बार का क्रेज। ओके, क्या बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारी आपसे मिल रही है, बहुत तो आनंद हो रहा है। सर जी, बहुत अच्छी तरह से जानकारी आप दे रहे हैं। ये अद्भुत खेल है, हम लोग देखना भी चाहते हैं लेकिन उसके ये नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। अभी मुझे ये पूछना है आपको, किंग ऑफ शूटिंग बॉल ऐसे आपको उपाधि दी गई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो क्षण कैसा था, वो अनुभव कैसा था? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो मतलब ये एक मेरे पास क्वेश्चन भी है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है शूटिंग बॉल का। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में जब मैं खेला तो आपको बता दूं मैं कि ये जो है सुशील कुमार शिंदे जी ने कलवा टूर्नामेंट में मेरा ऑनर किया। अजीत दादा पवार जो है ये सोमेश्वर में बिफोर लास्ट ईयर आए हुए थे, सोमेश्वर नगर जिला बारामती कहलाती है ये, जजूरी से आगे है। वहां पर मेरा मनोज जोशी जब सीएम थे महाराष्ट्र के, गोरेगांव में रायगढ़ में नेशनल हुआ था, उन्होंने वहां पर मेरा ऑनर किया था। और राज ठाकरे साहब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे, उन्होंने जब शिवसेना में थे उन्होंने मेरा ऑनर किया था। और अगारी सेना है हमारे, आपके बॉम्बे में आपने नाम सुना होगा, एक शिवसेना और एक अगारी सेना है जिसके राजाराम सालवी जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने मेरा महाराष्ट्र में ऑनर किया। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास लिखता नहीं है, इतिहास बनाना पड़ता है। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने साड़ी समाज की होने के कारण जो रिकॉर्ड मेरे हिंदुस्तान में है, ऐसा हिंदुस्तान का कोई टूर्नामेंट नहीं रहा जिसमें
मध्य प्रदेश की टीम या मैं कभी जीता नहीं हूँ। सारे हिंदुस्तान के जितने बड़े टूर्नामेंट है उसमें हम लोग जीते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 बार जीते हैं। उसके अंदर 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार का मुझे मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। महिलाओं के लिए भी मतलब ये ऐसे ही है। तो इतिहास ये कहता है कि आपने क्या खेला। आप आज मुझसे पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास ये बोलता है कि खिलाड़ी अद्भुत होता है। जो मतलब शूटिंग बॉल और टाइगर जो मुझे बोला गया है या बोलते हैं, ये इसलिए नहीं बोला गया कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं था, मुझे इसलिए बोला कि जो नायब इतिहास मैंने जो लिखा है खेल की जो खूबियां और जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जो मैंने खेला है उसमें अद्भुत लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ। तो जैसे आप मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि जैसे कपिल देव का नाम है, विराट कोहली का नाम है, सुनील गावस्कर का नाम है, आपका ये लोग जो है ये आधार स्तंभ रहे हैं। तो ये पूरी पब्लिक देखती है, पूरा फेडरेशन देखता है, पूरा भारत देखता है, पूरा स्टेट देखती है, तब जाके ये आपको पदवी मिलती है। यस यस सर जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर के घर एक डॉक्टर होता है, टीचर के घर पे कोई और टीचर होता है, तो क्या आपके घर में भी कोई और शूटिंग बॉल प्लेयर है? देखिए मेरा बेटा जूनियर्स में खेला है 2-3 साल करीब। मेरी जो उपलब्धियां थी में खेल, ये मतभेद इतने तो फेडरेशन में तो मेरी इच्छा नहीं हुई। मेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता था, मगर आज की तारीख में मतलब वो अपनी माँ से आज भी शिकायत करता कि पापा का इतना नाम पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़े खिलाड़ी रहे, मेरे को खेलने नहीं दिया। तो मैं उससे अभी आज की तारीख में आज बड़ा खुश होता कि पापा ने मेरा खेलने नहीं दिया। मैं कि आज की तारीख में वो मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, मालिक उसको ठीक रखे, अच्छा बिजनेस है उसका, पूरे मध्य प्रदेश में इंडिया में उसका बिजनेस है। तो आदमी ये सोचता है, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। अब यदि बच्चे यदि नहीं पढ़ पाते हैं या उनको सही लाइन नहीं मिल पाती है, या सब कुछ माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, आउटराइट कुछ ना कुछ करते ही हैं कि वो सुखी रहें, यदि नहीं बन पाते हैं तो ये दुर्भाग्य होता है। इसी तरह से खेलता आज भी है मेरा बेटा, मगर उस क्लास पर खेलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, मैं 8-8 घंटे खेलता था सुबह 4:30 बजे उठ के, जब तक उस टाइम तो ना तो इतनी लाइट थी, ना कुछ था, नंगे पैर, ना जूते हुआ करते थे। तो वो समर्पण आज की तारीख में नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आजकल की जनरेशन बेटी, आपके बच्चे होंगे या जो मुझसे बात कर रहे हैं इनके ये भी आप पहले तो सोचता है आज की तारीख में प्रोग्रेस हो, आर्थिक रूप से मदद मिल सकती है, फायदा हो सकता है। और आजकल तो मतलब क्रिकेट के अंदर भी एकेडमी बन गई है, वहां भेजना चालू कर दिया है, वॉलीबॉल की भी एकेडमी है, शूटिंग बॉल में भी एकेडमी, ये सारी चीजें हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है और कितने लोग हैं जो अपने परिवार को ऊंचाई देखने पड़ते हैं। बहुत छोटा सा आदमी आज क्रिकेट का किंग है। कितने अपने बॉम्बे के लोग भाग हैं जो मतलब फुटपाथ पे सोते थे, मतलब पानी पूरी बेच के आज मतलब हिंदुस्तान की टीम में है। तो ये बड़ा दुर्लभ बात है। ये असंभव तभी होता है जब आदमी समर्पण करता है, परिवार उसका पूरा सपोर्ट करता है। सर एक पूछना चाहूंगा कि जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो हम देखने वालों को भी बहुत टेंशन होता है कि बहुत ये होता है आज कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो ये टेंशन आपको भी होता है या आपको मतलब उसका कुछ टेंशन नहीं होता? देखिए एक बात बहुत बता दूं कि जो पूरी टेंशन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आप देखते हैं क्रिकेट में भी टेंशन तो रहती है, मगर खिलाड़ियों पर टेंशन नहीं रहती। खिलाड़ी हिंदुस्तान का हमेशा जीतने की कोशिश करता है। ये हमारा और आपका सोचना की टेंशन देता है। और खिलाड़ी जो मतलब उसकी रोजी रोटी यदि खिलाड़ी पूरी तरह समर्पित यदि खेल में है तो उसको अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही पड़ता है। और पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्रिकेट में आप कभी मतलब नहीं के बराबर एक आध तो ऐसा मैच होगा जिसके अंदर पाकिस्तान से हारा होंगे आप। मेरा भी मैच हुआ था तो आपके बात बता दूं कि उस टाइम एमएन अब्बासी शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के
प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उस टाइम में पूरे हिंदुस्तान में Okay. चरम पे था। तो उन्होंने बोला, भास्कर बेटा एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा बोलिए सर। क्या इंडिया टीम तो अपने हिसाब से बना, और पाकिस्तान को किसी भी हालत में जीतना नहीं है। आप विश्वास करिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा टीम भी मैंने बनाए, जैसी मैंने टीम बनाना चाही थी वैसी टीम बनी। मेरे साथ में मेरे साड़ो भाई भी है, रत्नाकर राव जी मेंढे, जिनकी वजह से आप मानेंगे कि पूरे इंडिया के हमने सारी मतलब प्रतियोगिताएं, सारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सुनील मेला है मध्य प्रदेश के, इनकी वजह से हम लोग जीते। आरिफ हुसैन करके है, ये लोगों की वजह से हम लोग इतना नाम किया। मगर उस नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैंने अंपायर साहब से कहा था, मैंने कहा साहब टीम बन गई है, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहला मैच मेरा आप पाकिस्तान से करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक। तो मैंने आपको बताया ना कि 18 मिनट में, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में 1 घंटे पहले मैं वार्म अप करवाया पूरी टीम को, और 18 मिनट की मतलब जो है क्या कहते हैं टीम पाकिस्तान को हमने हराया। वो आज भी मैंने बताया ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान, वो आज भी मेरे पास वो कटिंग है, और ये मैं अपने आप का बड़ा सौभाग्य समझता हूँ समझता हूँ कि मैं कुछ कर पाया देश के लिए। सर जी, ये पूरा मैच कितने वक्त का होता है? नहीं, इसमें टाइमिंग नहीं है। कबड्डी में ओके। टाइमिंग है, क्रिकेट में भी टाइमिंग नहीं। इसमें कोई मतलब एक मैच आधे घंटे भी चलेगा, एक मैच 2 घंटे भी चलेगा, एक मैच 4 घंटे भी चल सकता है। जैसा मैच होता है तो फिर वैसा होता है। तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं इसका? अगर वक्त नहीं है तो पॉइंट, और कैसे फिर कौन सी टीम नहीं, हारी लाइट में कौन सी? आजकल तो लाइट भी है ना। आजकल तो सारी व्यवस्था है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कहीं से मतलब मैच ड्रा होने कोई चांस ही नहीं। तो चलिए, आपका अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर जी आपको, कि आपको स्वर्गीय राजीव गांधी और अन्य महान व्यक्तियों के हाथों पुरस्कार मिले हैं। इस पुरस्कार के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये उस वक्त की बात है जब राजीव गांधी जी कांग्रेस में आए थे, महामंत्री थे उस वक्त। और ये कांग्रेस आई ने ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता दिल्ली में करवाई थी, जिसके अंदर पूरे कांग्रेस के मतलब पूरी स्टेटों ने, पूरे हिंदुस्तान की टीमों ने भाग लिया था। मेरे बगल में आपने फोटो देखा होगा, मेरे बगल में असलम शेर खान थे, वो कांग्रेस आई के स्पोर्ट्स सेल के प्रेसिडेंट थे। तो हम लोग, और हमारे जो मैं ये भी कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शूटिंग बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे सादत मोहम्मद खान, वो उनके सगे भांजे असलम शेर खान। आपने हाकिम में नाम सुना होगा। तो उसके अंदर मुझे विशेष रूप से बुलाया गया था। मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं उसको मैं वहां पर गया था, और ये मेरा इंट्रोड्यूस भी करवाया था। मैंने वहाँ काम भी किया था, पूरे वॉलीबॉल के मैचेस भी ऑर्गेनाइज किए थे, इसलिए मुझे वो पुरस्कार मिला था। और एक बात और बता दूं मैं, आप राजीव गांधी तो ठीक है, ये मेरी किस्मत थी, मगर हिंदुस्तान में जो मैंने वर्ल्ड सारी फाउंडेशन को फोटो भेजे हैं विजय बख्शी साहब के पास में, तो उसमें मुझे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने भी ऑनर किया है। बेंगलोर में जत्ती साहब वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है। साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी मेरा सम्मान किया है। महाराष्ट्र के मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि इन लोगों ने मेरा सम्मान किया। इसके अलावा विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के पुराने सीएम रहे, उन्होंने मेरा ऑनर किया है। अजीत सिंह जी, चरण सिंह जी जो लड़के हैं, उन्होंने मेरा ऑनर किया है। और नारायण दत्त तिवारी जी ने ऑनर किया है। राजा भलिंदर सिंह, आपको याद होगा, ओलंपिक एसोसिएशन के, आप नई जनरेशन में आते हैं, पुरानी जनरेशन में राजा भलिंदर सिंह ओलंपिक एसोसिएशन के 20-25 साल अध्यक्ष रहे, पटियाला के महाराजा अमरिंदर सिंह जी के फादर, इन्होंने मेरा ऑनर करा है। और इतना सब होने के बाद अब कोई इच्छा बची नहीं है जिंदगी में। मतलब आजकल तो समाज के लिए काम करता हूँ, कि सारी समाज में जो भी हम मुझसे अपेक्षा करते हैं कि समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो तन मन धन से लगे रहते हैं। और स्पोर्ट्स में, खेल में भी
ये है कि हाँ, यदि मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, फेडरेशन लेना चाहता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं कि शूटिंग बॉल में फेडरेशन में मैं इंडिया के फेडरेशन में था, और डायरेक्ट शूटिंग बॉल में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। आजकल मैं ड्रॉप बॉल में इंडिया का प्रेसिडेंट, और इनमें मैं मध्य प्रदेश का भी प्रेसिडेंट हूँ, दोनों तीनों गया हूँ। तो खेल के प्रति लगाव है, वो जो ब्लड में रहता है ना खेल के प्रति, वो करते रहे हैं। उज्जैन में भी 3 ग्राउंड बना रखे हैं यहाँ पर। मेरी मान्यता है कि यदि ग्राउंड चालू रहे तो अपने आप टैलेंट निकलता है। जैसे आपने आज अपना वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन है, यदि आप इस तरह से काम करेंगे तो मैं आप इसे कुछ कह सकता है कि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया मतलब आज अपना ये फंक्शन देख रही है, तो एक क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए एक होंगे कुछ Yes, करोगे आप। जब आप हम और आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल काम। मुश्किल काम। सर जी, आप जितनी मेहनत लेते थे उस वक्त आपके जमाने में, उतनी मेहनत इस खेल के लिए आजकल के बच्चे लेते हैं? नहीं, आजकल के ट्रेंड अलग आ गया ना, शौक भी बड़े हो गए हैं आजकल। उस मैटर में मैं ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करूंगा। आप भी देखते हैं नई जनरेशन क्या क्या शो करती है, और गुरु को गुरु नहीं मानती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि आदतें इतनी खराब हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। बड़ा दुख होता है, कहते हैं मैं गुरु को मानते नहीं। मगर जो आज की तारीख में भी बहुत समर्पित हैं, जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं, कोई भी सा भी खेल, बेसिक बात तो ये है कि उनका गुरु होना चाहिए। और हमको तो मेरे तो 3-3 4-4 गुरु थे हर। और आज की उम्र में भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि जो समर्पण होना चाहिए। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आदमी ये सोचता है, ये खेल में अपना बच्चों को डालता है कि हमें यार कुछ न कुछ मिलेगा। तो वो जो है बड़ी परेशानी होने लगती है। आदमी आशा बहुत करता है मगर मिलता कुछ नहीं उसको। इसलिए आदमी जो है क्या कहते हैं, परेशान भी है, बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और आप सब परेशान। हर कोई आशा करता है कि मैं इतनी जल्दी हिंदुस्तान के लिए खेल लूं, ये सब मिलने लगे और सारी सुविधा मिलने लगे, तो बड़ा मुश्किल काम। आदमी को बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए ना कि आप जिस फाउंडेशन के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो फाउंडेशन ऐसे ही बन गया क्या? भाई विजय वक्ते जी, निशा जी, इनकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ और आप बात कर रहे हैं। ये दुर्लभ चीज है। असंभव को संभव करने वाला ही आदमी हमेशा याद किया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि विजय भाऊ और आप लोग जैसे इतना बड़ा समाज के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इसमें ऐसे लोग भी हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी दीदी है, मैं वो कह रही थी कि मतलब आप उनका लें इंटरव्यू लें, इतनी बड़ी शख्सियत है। मेरा भांजा जो अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरी भांजी है जो मतलब एप्पल में डायरेक्टर, दुनिया की डायरेक्टर रही है। तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं। अभी पिछले टाइम कैलिफोर्निया से भी वो आया था कि उनका विजय भाऊ इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे कि हमारे समाज की पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ है, लोगों को मालूम ही नहीं है भास्करराव भागवत क्या चीज। आज ये पहले माध्यम से पूरे वैसे जानते हैं, समाज को थोड़ी मालूम। आज की तारीख में भी मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे जो विजय वक्ते जी को नहीं जानते होंगे। कौन विजय वक्ते जी? कुछ उनको बताना पड़ता है, भाई ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन तो करते हैं। तो ये जब तक आप मतलब शो नहीं होगा या आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। जरूर करेंगे भागवत सर, जरूर करेंगे, सबको लाएंगे। और आशा है इस मुलाकात से प्रेरित होकर शूटिंग बॉल को भी अच्छे दिन आएंगे सर। जी आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं भाई। भाई अत्याचार या कुछ भी कर लीजिए आप, या लड़ाई झगड़े कुछ भी कर लीजिए, एक समय ऐसा आता है कि वहां आपको एक होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। सर आपने सही कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समर्पण के सिवाय कुछ हासिल नहीं हो सकता है जी। और युवा वर्ग में खेलने के लिए जो भी प्रेरणा चाहिए या फिर इच्छा चाहिए, वो आजकल दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम लोगों ने उनको इस तरफ मुड़ने के लिए कुछ साधन इकट्ठा किए या फिर मुड़ने के लिए उपाय दे दिए, तो शायद यूथ वहां मुड़ सकता है
और खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा अगला सवाल आपके लिए है वही कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उसमें से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा जी पवार, उनकी तरफ से भी आपको एक पुरस्कार मिला था, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मैम आपको मैंने पहले बताया आपको, मेरे को महाराष्ट्र में किन किन लोगों ने पारितोषिक दिया। आप मेरे शायद मेरा इंटरव्यू आप सुन रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ सर। सुन रही है तो मैंने बताया आपको, मैंने पहले ही बताया कि महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे जी ने मेरा ऑनर किया है। नहीं, इनके पूछने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अभी माननीय अजित दादा पवार सर जो है वो एक्टिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। जी जी खास जी करके जी, हमने इस सवाल के ऊपर थोड़ा ये दिया है। विशेष बता दूं हाँ, मैं, ये सोमेश्वर नगर ये बारामती डिस्ट्रिक्ट में आता है, गरजोरी से करीब 30 किलोमीटर है, और वहां पर ड्रॉप बॉल का ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था और उसमें मैं चीफ गेस्ट था, बीइंग इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते। तो वहां पर महाराष्ट्र ड्रॉप बॉल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी थे, तो उस वक्त मुझे ये ऑनर किया था उन्होंने कि इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर भास्कर राव भागवत आए और मेरी जो उपलब्धियां थी वहां पर बताई गई, तब उन्होंने मुझे ये ऑनर किया। ये सवाल पूछने का मतलब इसलिए पूछा जानबूझकर क्योंकि आज अजित दादा पवार सर जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इसलिए खास करके मैं 2-3 बार बोला, गया। मेरी आपको ये शायद मालूम नहीं होगा विजय वो आपको ये मालूम नहीं होगा, अजित दादा जो हैं ओलंपिक महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। यस आई नो। हाँ, तो पूना में मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई है। मैंने कहा कि आप इस गेम को जो है आप महाराष्ट्र में भी लें। अच्छा। मेरी उनसे मुलाकात होती है। अच्छा, साड़ी समाज में कैसा योगदान रहता है? साड़ी समाज में भोपाल में भी साड़ी समाज का वाइस प्रेसिडेंट था। यहाँ पर मैं उज्जैन में जो है क्या कहते हैं संरक्षक हूँ, और अपने इंदौर के अध्यक्ष हैं राजकुमार देवकर जी, राजेश गलांडे जी हैं और अहिरे साहब हैं। तो जब भी इनको ऐसा लगता है कि मेरी मदद की जरूरत है या मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए कुछ करना है, तो निसंकोच मैं उनकी मदद कर देता हूँ। और एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ आपको, मतलब विजय जी। हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ विजय जी, एक सजेशन था मेरा आपको, ये जो है ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को के लिए आप 2 दिन रखें इंटरव्यू के लिए, 5 दिन आप पब्लिसिटी के लिए रखें। वेटिंग आपकी बढ़ेगी, मगर ये उत्सुकता रहेगी कि सैटरडे संडे को हमारे समाज का किसी का इंटरव्यू। सर निश्चित रूप से सर, आपका जो सुझाव है वो उसके ऊपर मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। देखिए आप भी जॉब में आते हैं या आजकल मुझे क्या हुआ है, मैं आपको सही बात बताता हूँ। अभी आपने बात छेड़ी है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि 1 तारीख से मेरी भी जो ड्यूटी है मंत्रालय की वो डेली हो गई है। हमारे यहाँ पे क्लास 2 और क्लास 2 ऑफिसर जो है उनको 100% उपस्थित रहने को कहा गया है। तो उस हिसाब से फिर मुझे सर डेली जाना पड़ता है ऑफिस। तो ऑफिस से आते आते मुझे बहुत सारी देर हो जाती है, कभी 7:15 बज जाते हैं, कभी 7:30 बज जाते हैं। और फिर आते समय आने के बाद में फिर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, डायरेक्टली इंटरव्यू के ऊपर बैठो तो थकान सी थोड़ी महसूस होती है। लेकिन ये आपने जो कहा वही मेरे दिल की बात कही है, और हमारे जो जितने भी मुलाकात लेने वाले लोग हैं इनके भी यही सुझाव है। तो हम चाहेंगे कि 1-2 दिन छोड़ के डे बाय डे या वन डे बाय डे। देखिए मैं शूटिंग बॉल में भी मैंने यही करा है। मैंने कहा कि नहीं आप 5 दिन में एडवर्टाइजमेंट दीजिए, आप बहुत पीछे पड़ा कि आपका लेना, तो मैं नहीं सही बात है सर जी आपकी। लेकिन कैसा है सर जी, देखिए मुझे भी समतोल रखना पड़ता है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन है तो मुझे उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कर्नाटक से कम 3 इंटरव्यूज की है, हमने मध्य प्रदेश से आज आपकी दूसरी इंटरव्यू है, अभी गुजरात का थोड़ा बाकी है। गुजरात के 1-2 व्यक्तियों से हमारी बात चल रही है, तो उनका जैसे समय मिल जाएगा तो उनके भी लेंगे। महाराष्ट्र से भी ले रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश से भी हम कोशिश कर रहे हैं सब दूर, और प्रदेश से भी एक इंटरव्यू आया था। प्रदेश से भी अभी मेरे ख्याल से एक अमेज़न के एक डीजीएम है नहीं, मैंने आपको अभी बताया ना कि दीदी है, दीदी से मैं बात करूंगा, मैं उनसे और डॉक्टर सुनील से भी, और उनसे जो वर्ल्ड की
एप्पल की डायरेक्टर रह चुकी हैं अभी। यस यस, आप तो बात करिए सर, हम तक नहीं, बाद उनका। में करो, मैं आपका नंबर बिल्कुल सर, लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और हम कहना चाहता हूं मैं आपको यस विजय सर, भाई, यस यस यस। कि एक जैसे आपने महाराष्ट्र में डॉक्टर बारगजे की पत्रिका चलती है, पूना से डॉक्टर बारगजे का आपने या नाम सुना, आपने बॉम्बे में भी चलती। मेरा एक मतलब पर्सनल है, आप इसको थोड़ा मनन करिएगा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की भी एक पत्रिका निकले, सर इसके जिसके ऊपर हमारा अंदर काम चल रहा है सर जी। सुन लीजिए मेरी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा आदमी देता हूं जो आपको नहीं के करीब पैसे खर्च करने में आपको मतलब खर्च होंगे। बॉम्बे का ट्रेड देखा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहता हूँ, कौन सी सिटी महंगी है, कौन सी सस्ती है, ये मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। हमारे यहाँ पर जैसे यहाँ के उज्जैन की भी पत्रिका निकाली है हिंदी में। यहाँ पर हेमंत भोपाल अपने समाज के हैं, वो श्रमजीवी पत्रकार संघ के मतलब ट्रेजरर हैं। 320 पेपर निकलते हैं उनके, उनसे ये बात करी फेडरेशन है तो मैं भी पत्रिका निकालता हूँ महीने में एक बार, पूरी हिंदुस्तान की जितनी खबरें हैं उसके अंदर। और एक बात और बता दूं कि मैं कलेक्शन कर रहा हूँ 65 से, कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या उपलब्धता प्राप्त की है। हमारे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए कि भाई किस प्रकार के हम खिलाड़ी रहे हैं, और अपने समाज को भी मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे समाज के भी इतने अच्छे लोग हैं। तो एक बुक लिख रहा हूँ मैं, तो अभी करीब 25% मैंने लिखी है उस बुक को, और ये भी हेमंत भोपाल के थ्रू ही पूरा सब लैपटॉप ला के मेरे को टाइम देते हैं 4 घंटे, और उसमें पूरा वो करता हूँ मैं। क्या है उससे ये होगा कि मतलब फाउंडेशन हमारा क्या कर रहा है, ये गांव-गांव तक जाएगा, हमारे समाज तक जाएगा। इससे बहुत से लोग हैं जो इनको यही नहीं मालूम पड़ता कि कनेक्ट कैसा करें हम। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर लोगों को मालूम तो पड़ा कि भाई वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन है क्या। कितने लोगों के पास टीवी है, कितने लोग देख पाते हैं, गरीब मतलब गरीब और मध्यम वर्गीय और जो है अच्छे लोग जो है आज के आर्थिक रूप से, उनसे जो इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे है, आज की तारीख में हमारे समाज में बहुत से अच्छे टैलेंट हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो मेरा अपना सुझाव है, आने वाला समय वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए है, और मैं चाहता हूं कि आप इतना अच्छा करें कि लोग हमें याद करें। सर निश्चित रूप से सर, आपका जो मार्गदर्शन है उसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सर, एक्चुअली ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन सिर्फ 2.5 साल हो गए इसको, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में सिर्फ 2.5 साल की उम्र है सर, हम अभी तो बच्चे ही हैं, मुझे ऐसा मालूम है, समझ लो मुझे आप। मालूम है ये मुझे हाँ मालूम है। और दूसरी बात ये है कि पत्रिका की बात कर रहे हैं सर, तो सब मुझे फंड का भी देखना पड़ता है। एक्चुअली कैसा है सर कि आपको पता होगा शायद कि हम किसी के पास में डोनेशन नहीं मांगते हैं, और बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। अब एक बात बता डोनेशन दूं, मांगना नहीं है और एक बात सुन लीजिए, फंड भी खड़ा करना है, तो ये सब, ये सर, तो ये सब करने में भाई थोड़ा देखिए, टाइम जाएगा। एक बात सुन लीजिए, आप साड़ी मतलब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, मगर जिस हिसाब से मंत्रालय में है, और लो बेटे, मंत्रालय में आप जो है काम करते हैं, तो आपके इतने सोर्स हैं जो समाज के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, चलिए साल भर तक मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की पत्रिका में निकालता हूँ, बनाइए प्रोग्राम आप। चलो सर, बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, स्वागत है सर, स्वागत है। क्या है कि आदमी जब तक नहीं करेगा तो बड़ा मतलब कैसे सर करेगा। आपने आज बहुत ही अच्छी बात कर दी सर जी। 1 साल का अगर पूरा खर्चा आप उठाएंगे तो सर बिल्कुल लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद में पहले में हमारे सभी लोगों से बात करके इस पत्रिका के ऊपर काम करना चालू कर दूंगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं मतलब आने वाला समय आपका, और मतलब ईश्वर से ये दुआ करिए कि यस सर, मतलब यस सर, यस सर, यस सर। यदि मैं सर जिंदा आप रहा जैसे तो लोग मतलब हमको मिलेंगे ना, आप जैसे लोग हमको मिलेंगे तो सर हम काफी प्रगति कर सकते हैं लोगों के पास। सर ये आपने हमारे दिल की बात छीन ली। मैं भी चाहता हूं कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो भी काम है वो घर घर तक जाके पहुंचे, गांव गांव तक जाके पहुंचे, हर एक व्यक्ति को मालूम पड़े कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन क्या है। मैं थोड़ा सा सर 1 मिनट बेटा, थोड़ा चार्जिंग, मैं थोड़ा सब्जेक्ट को थोड़ा सा ये करता हूँ। मैं आपको पिछले 2 दिन की बात बताता हूँ सर जी, 2 दिन की बात।
मैं अभी मतलब वो पोस्ट में डालूंगा बाद में टोटल इंडिया में, लेकिन फिर भी एक कहता हूँ कि 2-4 दिन पहले मुझे एक महिला का फोन आया कर्नाटक से, और एक्चुअली वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो एक्सपायर हो गए शायद, और 2 छोटी बच्ची है उनकी, लॉकडाउन के पीरियड में रेंट के घर में रहती है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब 6 महीने तक रेंट भी पेंडिंग है उसका। तो मैंने कहा कि ठीक है, रेंट का मैं वो जो घर मालिक होगा उससे मैं बात कर लूंगा, उसको कहूंगा कि थोड़ा दिन आप इंतजार करिए, इनको हम ऐसा कोई एक रोजगार का साधन उपलब्ध करके देंगे कि वो थोड़ा पैसा कमाएगी, तो आपका जो रेंट होगा वो धीरे धीरे आपको पेड करेगी। फिर मैंने उसको पूछा कि आप क्या करना चाहेगी, तो बोले सर मैं ब्लाउज, पेटीकोट और ये जो पीको, फॉल वगैरह ये अच्छा काम कर लेती हूँ मैं, सिर्फ मुझे वो ऐसी मशीन चाहिए कि जो थोड़ी अच्छी हो, उसके ऊपर पूरा काम हो सके। सर जी आपको पता नहीं होगा, हमने उसको कर्नाटक के उस शहर के एक दुकान में भेजा, वीडियो कॉल में हमने उससे बात की, मैंने कहा जो मशीन आपको पसंद है वो ले लो। सर उसने जी 11,800 रुपए की मशीन, मतलब मशीन वो नीचे का आता है, वो मोटर वगैरह जो भी कुछ आता है पिको फॉल का वो अलग से वगैरह वो पूरा। मैंने उसको ये कहा कि अगर इसमें 4-5 हजार रुपए ज्यादा डाल के अच्छे अगर हाई स्पीड की और अच्छी मशीन आती है तो उसको परचेस करो, नहीं सर मुझे यही मशीन चाहिए। फिर दुकानदार से मैंने बात की, 1 घंटे तक हमारी बात चली, 11,500 रुपए मैंने उसको ऑनलाइन पेड कर दिए, मशीन लिया, आज से काम चालू हो गया सर उस महिला का। जी जी, अभी बहुत ये बहुत आपने लाइव चल रहा है सर, आप सुन रहे हैं। अभी ये जब पोस्ट मैं करूंगा तो ये व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के ऊपर मेरा जितना कनेक्शन है, जितना नेटवर्क है, वहां तक जाके ये पोस्ट जाएगी। आप जो कहते हो सही है, हर घर में ये पोस्ट नहीं जाएगी। अब मैं दूसरी और एक बात कहना चाहूंगा, परसों की और एक बात है, एक जलगांव के एक युवक का फोन आया, उसने कहा कि लॉकडाउन में मेरा पूरा काम बंद हो गया, मेरे जेब में आज 11 रुपए भी नहीं है। मैंने क्या क्या करना क्या चाहते हो, तो बोले मैं कुछ भी गोलियां, बिस्किट वगैरह जो भी छोटा बिजनेस में चालू करना चाहूंगा, आपसे जो भी सहयोग हो तो दे दो। सर मैंने कल उसको 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, और उसने आज माल लिया, 5,000 का माल लिया, भले 5,000 में जितना भी बन पड़े उसका, लोग हंसेंगे मुझ पर, मुझे बोलेंगे यार क्या 5,000 के लिए बिजनेस के लिए देते ये, लेकिन उसने मुझे जो फोटो भेजा ना, मैंने देखा उसने छोटा सा वो जैसे छोटे दुकान में जितना सामान आएगा उतना सामान लिया। अब वो उसको कैसे करेगा पता नहीं, लेकिन वो करेगा जरूर। अब ये भी पोस्ट में डालूंगा, दुनिया में जाएगी, लोगों को पता चलेगी, लेकिन सब लोगों को पता नहीं चलेगी। इसलिए सर हम चाहेंगे कि जागतिक साड़ी समाचार जो आपने पत्रिका कही, जागतिक साड़ी समाचार की पत्रिका, उसके ऊपर सर मैं जल्दी से जल्दी अभ्यास करके, अब 1 साल तो हमारा टेंशन तो दूर ही हो गया मान लो, तो अगर 1 साल का टेंशन दूर हो गया तो 1 साल में हमको ये बात सुनिए, ये पत्रिका निकलेगी उज्जैन से। अच्छा अच्छा, उज्जैन से निकालूंगा और सारा मैटर आपका रहेगा। चलेगा सर, बिल्कुल सर, इसके ऊपर भी सोचेंगे सर, हम आपस में क्यों नहीं, क्यों इसलिए कि आप वहाँ करोगे, आप मतलब बॉम्बे में यदि पत्रिका छपाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी या और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मतलब मेरे पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं प्रेस वालों से, इनसे है। और दूसरी बात है कि अपनी समाज का आदमी है भाई, पत्रिका कहीं से भी निकले, हाँ पत्रिका कहीं से भी निकले चलेगा सर जी, चलेगा। अच्छा, सर जी जब भी मैं उज्जैन आऊंगा मेरे ससुराल में, तो आपसे मुलाकात करूंगा, आपके घर चाय पीने आऊंगा, और आमने सामने बैठ के इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक बात करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस बोल देना कि मतलब ये मैटर सर हो गया सर फिक्स सर, जागतिक साड़ी समाचार जरूर निकालेंगे सर जी हम। लॉकडाउन का जैसे पीरियड खत्म हो जाएगा, बाबा महाकाल नगरी आने के लिए जो अवंतिका चलती है, अवंतिका नगरी में आने के लिए अवंतिका चलती है, तो अवंतिका से आ जाएंगे, या फिर बाय फ्लाइट तो चली रही है, तो फ्लाइट से आ जाएंगे, लेकिन आपसे मुलाकात मैं जरूर करूंगा सर। आज आप मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे साड़ी समाज उज्जैन में, इंदौर में भी वो जो अपने परिवार, गरीब परिवार के जितना समाज के थे, उन लोगों को हमने राशन दिया है। यस सर, पूरा राशन दिया हमने। yes, sir. और ये भी कह रखा कि भाई किसको जैसी जरूरत पड़ेगी, मैं 2-3 लोगों को सर्विस में मैं लगा, जो मेरे पर्सनल रिलेशन है लोगों से, कि भाई अपने समाज के जो लोग हैं और उनको कुछ परेशानी या कुछ है, तो मैं हमेशा प्रयत्न करता रहता हूँ। आर्थिक रूप से हर कोई इतना सक्षम नहीं होता, मगर
समाज के लिए आपको सेवा करेंगे तो आत्मिक सुख मिलता है और हमें करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं तो ये कहूंगा कि आज की आपकी इस मुलाकात ने वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म को धन्य धन्य कर दिया, पावन कर दिया। मैं आज आपका बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इस मुलाकात को समाप्त करने की इजाजत आपसे चाहूंगा। एक सेकंड, एक कुछ कहना चाहूंगा मैं आखिरी वक्त में। आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, आवाज सुनाई दे रही है सर। हाँ। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। विजय भाऊ, यस सर। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, क्या बात, क्या बात तो है, क्या बात। ये राहत जी बॉम्बे में भी रहे, राहत इंदौरी साहब उनके शेर हैं। मैंने मतलब बड़े बड़े मतलब ये जो क्या कहते हैं 2 लाइन में जिंदगी का फलसफा लिख के बता देते हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप बॉम्बे में मैं आता रहता हूँ, 2-3 टूर्नामेंट होता हूँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने आता रहता हूँ। और जब भी मैं बॉम्बे आया, मेरी भांजी भी वहां रहती है, तो निश्चित रूप से आपसे मुलाकात होगी। और सर आप मेरे घर में भी पधारिए, आपका स्वागत रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आऊंगा मैं। यस सर, आज इस मुलाकात में आए आप, हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, बल्कि पत्रिका के बारे में जो भी हमने आज आपसे सुना उसके लिए तो मैं बहुत ही आनंदित हो गया हूँ। मेरे साथी जो है श्रद्धा जी है, अपर्णा जी है, राजेश जी है, सभी आज उनके चेहरे के ऊपर एक अच्छी एक रौनक आ गई है। कोई तो भी एक सहारा हमको मिल गया। जाते जाते मैं भी कुछ, हाँ सर जी बोलिए। जाते जाते मैं भी कुछ प्रभाकर जी के लिए बोलना चाहूंगा। अभी उन्होंने कहा इतना अच्छा शेर, तो मुझे भी कुछ याद आया जाते जाते, तो उनके लिए पेश करना चाहूंगा कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। हम सबके चेहरे पे जितनी मतलब दुख हो, पर आपके चेहरे पे सदा मुस्कान जरूरी है। तो यार ऐसे ही हंसते रहिए। सर आज की मुलाकात समाप्त करता हूँ। भास्कर भागवत साहब उज्जैन से, महाकाल नगरी से, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। जय जीवेश्वर। धन्यवाद बहुत बहुत विजय वक्ता जी।